नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सफल यात्रा के बाद मिस्र की 2 दिन की यात्रा पर रवाना। गूगल भारत में $10 अरब का करेगा निवेश। अमेजन अपने निवेश में $15 अरब की और करेगा वृद्धि। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में कर रहे हैं सर्वदलीय बैठक। असम में बाढ़ की स्थिति में हुआ आंशिक सुधार। सेफ चैंपियनशिप में आज शाम बेंगलुरु में भारत का सामना नेपाल से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। यह उनकी पहली आधिकारिक मिस्र यात्रा है। 2 दिन की मिस्र यात्रा के दौरान श्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ वार्ता करेंगे। वे मिस्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों से भी मिलेंगे। श्री मोदी भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी संबंधी दस्तावेज और एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की 3 बड़ी कंपनियों गूगल, अमेजन और बोइंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की। गूगल के सुंदर पिचाई ने श्री मोदी से कहा कि गूगल भारत में डिजिटीकरण कोष में $10 अरब का निवेश कर रहा है। उन्होंने यह घोषणा भी की कि गूगल अपना वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन केंद्र गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोलेगा। श्री पिचाई ने कहा कि डिजिटल इंडिया का प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण अन्य देशों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंड्रयू जेसी ने कहा कि उनकी कंपनी भारत के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है और अमेजन भारत में पहले ही $11 अरब का निवेश कर चुकी है। श्री जेसी ने कहा कि इस निवेश में $15 अरब की ओर वृद्धि की जाएगी। बोइंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री डेविड कैलहुन ने कहा कि श्री मोदी का भारत के विकास के प्रति जुनून सबसे महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र में श्री मोदी की विशेष दिलचस्पी है। उन्होंने कहा कि तकनीक और प्रौद्योगिकी के साथ नेतृत्व की दूरदर्शिता किसी भी देश के लिए बेशकीमती होती है। मणिपुर के हालात पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक संसद भवन में हो रही है। इसमें जेपी नड्डा भी शामिल हैं। बैठक में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, मेघालय के उप मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा, आरजेडी के मनोज झा, पशुपति पारस और सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास मौजूद हैं। मणिपुर में पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से हिंसा की छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। श्री शाह ने पिछले महीने मणिपुर का दौरा किया था और राज्य में शांति बनाने के लिए कई गुटों के साथ बातचीत की थी। मणिपुर यात्रा के दौरान श्री शाह ने कहा था कि ऑपरेशन स्थगित रखने के समझौते का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। श्री शाह ने लोगों से अपने हथियार पुलिस को सौंपने की भी अपील की थी। केंद्रीय रसायन, उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत ने कोविड काल में दुनिया का स्तरीय दवाओं और टीकों की निर्बाध आपूर्ति कर विश्व समुदाय के लिए औषधालय की भूमिका निभाई है। कल मुंबई में 8वें वैश्विक औषध गुणवत्ता शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत औषध उद्योग ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों की दृष्टि से अपनी सक्षमता साबित की है। श्री मांडविया ने कहा कि कोविड के दौरान भारत ने अपने लिए तो टीका विकसित किया ही, 150 अन्य देशों को भी टीके उपलब्ध कराए और किसी भी देश ने भारतीय टीकों की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत नहीं की है। श्री मांडविया ने कहा कि दुनिया चाहती है कि भारत दवाओं और टीकों का निर्माण करे और हमें अपने ब्रांड शक्ति और जनशक्ति का उपयोग कर इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत भारत और अमेरिका के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ाया जाना और पारस्परिक शैक्षिक आदान प्रदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में भागीदारी से आर्थिक वृद्धि होगी और नए तकनीकी समाधानों के अवसर पैदा होंगे। श्री कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जाने माने शिक्षाविदों के बीच अमेरिका में हुई बैठक से उच्च शिक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने एक दूसरे के यहाँ वैश्विक विश्वविद्यालयों की शाखाएं स्थापित करने में सहयोग के लिए दोनों देशों का संयुक्त कार्यबल बनाए जाने के फैसले का भी स्वागत किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कोविड बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक ओएम की शुरुआत की। भारत में विकसित यह पहली बूस्टर कोविड वैक्सीन है जो अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है। यह बूस्टर वैक्सीन उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें पहले कोवैक्सीन और कोविशील्ड की 2 डोज दी जा चुकी है। इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। देश के 13 शहरों में तीसरे चरण के परीक्षणों में यह वैक्सीन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत उपयोगी पाई गई है। जेमकोवैक
ओएम एक सुई रहित वैक्सीन है जिसे देश भर में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस वैक्सीन को ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में आपातकालीन उपयोग के लिए मान्यता दी गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को खुदरा कीमतों में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए गेहूं और चावल की ई नीलामी आयोजित करने का निर्देश दिया है। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक मीना ने कहा कि उचित और औसत गुणवत्ता वाले गेहूं का आधार मूल्य शिथिल विनिर्देशों के तहत 2,150 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं के लिए 2,125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। उन्होंने कहा कि गेहूं की जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि नीलामी में भाग लेने के लिए गेहूं स्टॉक मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल में घोषणा अनिवार्य है। इसके अलावा वास्तविक प्रोसेसर और व्यापारियों की पहचान करने के लिए भागीदारी के लिए वैध FSSAI लाइसेंस भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस ई नीलामी में खरीदार अधिकतम 100 मीट्रिक टन तक बोली लगा सकता है। छोटे गेहूं प्रोसेसरों और व्यापारियों को समायोजित करने के लिए न्यूनतम मात्रा 10 मीट्रिक टन रखी गई है। ओपन मार्केट सेल स्कीम घरेलू के तहत चावल की ई नीलामी अगले महीने की 5 तारीख से शुरू होगी। चावल का बेस प्राइस 3,100 रुपये प्रति क्विंटल है। असम में मौसम बेहतर होने से बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि राज्य के 19 जिलों में लगभग 4,88,000 लोग अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में 54 राजस्व मंडलों में कुल 1,538 गांव बाढ़ग्रस्त है और 1,466 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से नलबाड़ी जिले में एक और व्यक्ति की मृत्यु हुई है। बाढ़ के पानी से कई जिलों में तटबंधों, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ित जिलों में 140 राहत शिविर और 75 राहत सामग्री वितरण केंद्र खोले हैं। बचाव और राहत कार्य के लिए केंद्र और राज्य के आपदा मोचन बलों को तैनात किया गया है। नेमाटी घाट और धुबरी में मानस, पगलाडिया, पुथीमारी और ब्रह्मपुत्र नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं। साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के 22 विजेताओं और युवा पुरस्कार के 20 विजेताओं की घोषणा कर दी है। हिंदी भाषा श्रेणी में सूर्यनाथ सिंह को उनके लघु कथा संग्रह कौतुक ऐप के लिए और मराठी भाषा श्रेणी में एकनाथ आव्हाड को छंददेई आनंद के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। विशाखा विश्वनाथ को तथा स्वता विरुद्ध उभे करताना के लिए युवा पुरस्कार जीता है। बच्चों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कथा संग्रह ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, सदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्यास टू चोलास के लिए अनिरुद्ध कुनिसेट्टी को और चांदपुर की चंदा उपन्यास के लिए अतुल कुमार राय ने युवा पुरस्कार जीता है। आम चुनाव से पहले सरकार पर हमला बोलते हुए विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षा के अभाव और संविधान द्वारा सुनिश्चित नागरिक अधिकारों से वंचित होने के कारण देश छोड़ रहे हैं। आज हिंदू बौद्ध ईसाई कल्याण फ्रंट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जातीय प्रेस क्लब में बोलते हुए BNP अस्थायी समिति के सदस्य गायेश्वर चंद्र राय ने कहा कि हिंदू समूहों में बांग्लादेश नहीं छोड़ रहे जैसा कि उन्होंने 1964 के दंगों के बाद किया था, बल्कि वे दैनिक आधार पर बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह देश में हिंदू आबादी की गिरावट के रूप में दिखाई देता है, जो 1960 के दशक में 37% थी, लेकिन अब यह कुल आबादी का 10% से भी कम है। BNP नेता गायेश्वर चंद्र रॉय ने आरोप लगाया कि प्रशासन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर भी ध्यान नहीं देता है। उन्होंने कहा कि अदालतों और प्रशासन सहित हर जगह हिंदुओं की उपेक्षा की जाती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 जुलाई को भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन की प्रस्तावित बैठक में ऑनलाइन शामिल होंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअल बैठक में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। इससे पहले पाकिस्तान ने संगठन की बैठक में वर्चुअली शामिल होने की पुष्टि की थी, लेकिन यह सार्वजनिक नहीं किया था कि बैठक में किन की भागीदारी होगी। अब पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ के नाम की घोषणा की है, जब भारत ने स्पष्ट किया कि 4 जुलाई की बैठक ऑफलाइन मोड में किए जाने की घोषणा कभी भी नहीं की गई थी। भारत पिछले वर्ष सितंबर में समरकंद सम्मेलन के बाद शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष बना है। सैफ चैंपियनशिप 2023 में डिफेंडिंग चैंपियन
भारत आज बेंगलुरु की श्री कांतिरावा स्टेडियम में नेपाल से भिड़ेगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।